हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा है sciatica। तो ये एक वर्कशॉप था मेरा एक लाहौर में, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन थी। तो आज जो है वो कोशिश करके मैं इसी के ऊपर ही वैसे sciatica की जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है पेशेंट के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्लिनिकली बना पाऊँ, लेकिन प्रेजेंटेशन को भी हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं ताकि थ्योरी हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद ही हम क्लिनिकल की तरफ अप्रोच करेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले हम शाटिका की डेफिनेशन को देखते हैं, और ये डायग्राम के ऊपर फोकस करने का जो मकसद है वो ये है कि ये शाटिका को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि शाटिका होता क्या है। तो शाटिका क्या है? शाटिक नर्व है और उसकी इन्फ्लेमेशन को जो है शाटिका कहा जाता है। तो वो दो तीन कॉजेज से डेवलप होती है, ये दोनों कॉजेज जो है वो मैंशनड है। एक तो जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये शाटिक नर्व है। तो उससे पहले आपको शाटिक नर्व की एनेटमी पता हो, जैसे शाटिक नर्व जो है वो L45S123 से निकलती है, ये इसका नर्व रूट है। ताकि तो वो उसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन है लंबो सेक्रल, लंबर प्लेक्सस के लास्ट और सेक्रल प्लेक्सस के भी जो स्टार्टिंग के थ्री आते हैं, तो ये मिल के आपस में कॉज करते हैं। इसीलिए जो शाटिका है कैन बी डेवलप्ड एट द लेवल ऑफ सेक्रम एंड एट द लेवल ऑफ लंबर। लंबर पे जो है वो हम उसके कॉजेस में पढ़ेंगे लंबर पैथोलॉजी से, और सेक्रल पे जो है वो प्रीफॉर्मस की वजह से। दे बोथ कैन कॉज द sciatica। सो व्हाट इज द sciatica? इज सिंपली sciatic nerve compression or sciatic nerve irritation या disturbance of the sciatic nerve that can come from the compression by the piriformis, by the shortening of the piriformis, by the trigger point in the piriformis, or from the lumbar pathology like lumbar disc prolapse या bulge वगैरह। तो ये जो रेडिश आपको इंडिकेट करता है, ये रेडिश इंडिकेट करता है पेन को, कि नर्व जो है वो कंप्रेस हो चुकी है, ये sciatica में नर्व कंप्रेस हो चुकी है। और लंबर पैथोलॉजी की वजह से यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये जो एक्सटेंशन में जो कंप्रेस हो रहा है ये नर्व रूट लंबर का है, वॉट एवर द लेवल इज। लेकिन ये डिस्क बल्ज, तो ये लंबर पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है और ये प्रीफॉर्मस को इंडिकेट करता है। दिस इज आल्सो अ प्रीफॉर्मस सिंड्रोम। तो अब हम उसके साथ साथ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो ये आउटलाइन है कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो हमने इंट्रोडक्शन देना है शाटिका का। हम शाटिका का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी एनेटमी मतलब शाटिक नर्व की नर्व रूट वगैरह कहाँ से निकलती है, किस फोरामेन से। एपिडेमियोलॉजी मतलब किन किन में कॉमन है, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, किस एरियाज में ज़्यादा है, किन वजूहत की वजह से, किन प्रोफेशंस में ज़्यादा है। और साइन एंड सिम्टम से मुराद उसकी अलामात क्या है, उनकी निशानियाँ क्या हैं, उनकी क्लिनिकल जो है वो प्रेजेंटेशन क्या। इचियोलॉजी मतलब कॉजेज, जिस तरह मैंने अभी बताया, लंबर पैथोलॉजी एक्सेट्रा, ये वन बाय वन हम देखेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब और कौन सी चीज़ें जो इस तरह की सिम्टम्स, इस तरह की जो अलामात साइन एंड सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से मुराद की क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होगी, पेशेंट हमें हमारे पास किस तरह आएगा, पेशेंट हमें क्या कंप्लेन करेगा, किसका दर्द किधर ज़्यादा हो रहा है, लंबर में ज़्यादा है, बटक एरिया में ज़्यादा, इस तरह करके। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उनकी हमने फिजिकल उनमें अलामात हमें क्या क्या मिलेगी फॉर द पैल्पेशन एज अ फिजियो। उसकी स्पेशल टेस्ट क्या, हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मैनेजमेंट उसका क्या है, और ओवरऑल समरी। लेट्स मूव ऑन विद द इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन इज द sciatica refers to the बैक पेन। अमूमन जो है बैक पेन कॉज दैट इज कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम विद द sciatic nerve। ये तो कंफर्म है कि sciatica होगी और sciatic nerve की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी, तभी ही उसे हम sciatica कहेंगे। अदरवाइज जस्ट बैक पेन और उसका कोई और अलामत ना हो तो डजंट मीन वो sciatica है। तो बैक पेन हो लेकिन विद द डिस्टर्बेंस ऑफ द sciatic nerve। दिस इज द लार्ज नर्व, लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी जो है sciatic nerve है, दैट रन फ्रॉम द लोअर बैक L45 टू बैक ऑफ द ईस्ट लेग। इनफैक्ट टिल द जो कह लें कि एंकल है, सूरल नर्व इज आल्सो सम हाउ ब्रांच ऑफ द, क्योंकि नीचे जितनी भी ब्रांच है, टिबियल नर्व वगैरह, ये पॉप्लिटेल वगैरह, ये सारी ब्रांचेज हैं sciatica की। तो पोस्टीरियर पूरे कंपार्टमेंट को जो है वो sciatic nerve सप्लाई है। तो ये रन करती है जिस तरह की हमने इस पिक्चर में भी देखा था। It runs throughout from the back of the lumbar to till the foot। पोस्टीरियर टू हिप, नी के पोस्टीरियर पूरा कंपार्टमेंट, एंटीरियरली फीमोरल होती है, पोस्टीरियरली जो है वो कंपार्टमेंट में जाती है, हिप के भी पीछे, नी के भी और एंकल के भी पीछे, जिस तरह मैंने सूरल नर्व लिया। इरिटेशन ऑफ द sciatic nerve दैट कैन कॉज। अब जहाँ जहाँ पे ये इस तरह करके मैं इन शॉर्ट करूँ कि लेट सपोज एक रेलवे ट्रैक है। अगर रेलवे ट्रैक को मैं अगर बता, तो एक रेल के मुख्तलिफ स्टेशन हैं, जिस तरह एक रेल के मुख्तलिफ स्टेशन हैं, तो अगर कोई रेल मिसाल के तौर पे ख़राब है, अगर रेल का कोई चीज़ मिसाल तौर पे ख़राब है, कोई डिस्टर्बेंस वगैरह है, तो वो हर स्टेशन पे डेफिनेटली ख़राब ही रहेगी। तो हर स्टेशन पे अपने जो है तासुरात, अपने असरात जो है वो छोड़ती हुई जाएगी, जिसका बेस। अब जो ट्रेन है वो एक किस्म की नर्व है, शाटिक नर्व है,
ठीक है। अब वो जिन जिन चीज़ों से गुजरती है, पोस्टीरियर टू हिप जिन जिन मसल को वो सप्लाई करती है, पोस्टीरियर टू नी जिन जिन स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, नी जॉइंट को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर टू एंकल जिन जिन मसल को सप्लाई करती है, उनको अफेक्ट करती जाएगी और वहाँ पे वो अपनी सिम्टम छोड़ती जाएगी। और नर्व जब भी एक चीज़ याद रखो, नर्व जब भी डिस्टर्ब होगी तो 3 से 4 अलामत ऐसी हैं जो कि प्रोड्यूस होंगी, लाइक टिंगलिंग, पेरेस्थीसिया, नमनेस, टांग का सुन हो जाना, डिस्टर्बेंस, सुइयां चुभना, पिंस एंड नीडल्स टाइप, दीज आर द बेसिक टिपिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ अ नर्व डिस्टर्बेंस। जब भी नर्व डिस्टर्ब होगी हमें जो है ये अलामत होगी, जिसका बेस्ट मिसाल है जब भी हमारी कोनी अनकंडीशनली या कोइंसिडेंटली स्ट्राइक कर जाती है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, हमारी जो है वो पूरे बाजू में, स्पेशली लोअर आर्म में, फोर आर्म में जो है वो भी, फोर आर्म में एंटीरियरली हमें करंट और सुइयां चुभती है, दैट इज डिस्टर्बेंस ऑफ अल्नर नर्व। या जब हम काफ़ी टाइम जो है वो ज़मीन पे बैठते हैं, किसी भी पोजीशन में, ज़्यादा पोजीशन में बैठते हैं, डब्ल्यू बना के जिस तरह बच्चे बैठते हैं, या हम जो है वो ज़मीन पे बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो जैसे हम उठते तो हमारी पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी जो है वो सुन हो जाए, दिस इज बेसिकली अ कंप्रेशन ऑफ एनी नर्व जो उन चीज़ों को सप्लाई करती है। वेल, तो ये एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नर्व डिस्टर्बेंस। इरिटेशन ऑफ शार्टिक नर्व दैट कैन कॉज पेन इन द लोअर बैक दैट स्प्रेड। अब जहाँ जहाँ पे वो जा रही है वहाँ पे वो स्टेशन पे छोड़ दी जाएगी, हिप पे, बटक पे एंड लेग पे। अप टू 90% ऑफ पीपल रिकवर फ्रॉम शार्टिका विदाउट सर्जरी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर्जरी नॉट ऑलवेज गोज फॉर, नॉट सर्जरी इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द शार्टिका, कैन बी ट्रीटेड। और शार्टिका उन कंडीशन में से हैं जो कि मोस्टली ट्रीटेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। शार्टिका वो कंडीशन है जिसमें 80 to 90% जो रोल है वो फिजियोथेरेपी का होता है। वेल, अब सेकंड कंपोनेंट एनाटमी। एनाटमी जिस तरह हमने बता दिया, शार्टिका L4-5 S1-2-3 से निकलती है, ग्रेटर शार्टिक फोरामेन से जो निकलती है बिलो द प्रीफॉर्मस। प्रीफॉर्मस से ऐसे 2-3 रिलेशनशिप है। प्रीफॉर्मस से समहाउ कुछ बुक्स इनकी वेरिएशंस आती हैं, कुछ प्रीफॉर्मस के नीचे से गुजरती हैं, कुछ प्रीफॉर्मस के 2 बेलीज को पियर्स करती हैं, प्रीफॉर्मस के ऊपर से भी गुजर सकती हैं। वेल, द शार्टिक नर्व ट्रेवल थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द ग्रेटर शार्टिक फोरामेन, then it runs below the piriformis cell, somehow piriformis के नीचे, mostly piriformis को बीच में pierce करके। well, the sciatic nerve then travel down the back of the posterior to hip के पीछे, knee के पीछे और till the sural nerve ankle के पीछे। ये इसका नर्व कोर्स, अगेन इसकी एनेटमी है, ये L4-5 S1-2-3 से निकल के और ये इन मसल्स को सप्लाई करती हुई जा रही है। ये सूरल नर्व लास्ट ब्रांच इसकी, गुल्ड्रस वगैरह ये सारी यहाँ से निकलती जा रही है और जिन जिन मसल को सप्लाई कर रही है, डेफिनेटली जब शार्टिक डिस्टर्बेंस होगी तो वो भी वीक हो जाएंगे पैरासिस की तरफ या पैरालिसिस की तरफ। साइन एंड सिम्टम से मुराद अलामात क्या क्या मिलेंगी, वो हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री क्या देगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। पेन होगा डेफिनेटली, जिस तरह मैंने बताया, पेन और ज़्यादा, अगर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम पढ़ेंगे, अगर प्रीफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से शार्टिका हो रही है तो पेन बटक में ज़्यादा होगा, और अगर लंबर पैथोलॉजी से डिस्क बल्ज या हर्निएशन की वजह से आ रहा है तो बैक पेन ज़्यादा होगा। वेल, लंबोसेक्रल रेडिकुलर पेन होगा, लंबोसेक्रल मतलब लंबर में भी होगा, सेक्रल में, क्योंकि वो उसका नर्व रूट ही लंबर सेक्रल है। नमनेस होगी, सुन हो जाना, मस्कुलर वीकनेस होगी, जिन जिन मसल को सप्लाई करी, स्पेशली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द हिप। गेट डिस्फंक्शन होगा, डेफिनेटली जब वो एक्यूट फेज में होगा तो वो टांग जब रखेगा तो उसको पेन होता है, तो वो चल नहीं पाएगा, तो उसका गेट खराब हो जाएगा। सेंसरी इंपेयरमेंट, डेफिनेटली जो नर्व है वो सेंसरी भी है, मोटर भी है। सेंसरी डिस्टर्बेंस होगी, हॉट एंड कोल्ड और टिंगलिंग सेंसेशन, जो मैंने बताया, सुइयां चुभना। रिफ्लेक्स इंपेयरमेंट, रिफ्लेक्स भी उसके लॉस हो जाएंगे। और पैरास्थीसिया मतलब, पैरास्थीसिया अगेन नर्व की ही सिम्टम है। इचियोलॉजी मतलब कॉज लंबर कॉजेज भी हैं, सम लंबर हैं और एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी। लंबर स्पाइनल पैथोलॉजी और एक्स्ट्रा लंबर स्पाइनल पैथोलॉजी में डिस्क हर्निएशन है, स्पॉन्डिलोलिसिस थीसिस है। डिस्क हर्निएशन, वैसे डिस्क बल्ज के ऊपर एक अलग से जो है वो वीडियो बनी हुई है जिसमें डिस्क के स्टेजेस हैं। डिस्क इसने हर्निएशन तो सेकंड लास्ट स्टेज है, उसके बाद लास्टली जो है वो डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन है, लेकिन डिस्क प्रोलैप्स है, बल्ज है और फिर जाके ये स्टेजेस हैं। वेल, तो डिस्क हर्निएशन है मतलब डिस्कल इशू। स्पॉन्डिलोसिस थीसिस में क्या होता है कि जो ऊपर वाला वर्टिब्रा होगा, एक वर्टिब्रा ऊपर वाला नीचे वाले से कंपेयर में आगे डिस्प्लेस कर जाता है, एंटीरियरली डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। लेट्स सपोज L4-5 है तो L4 या कोई भी वो अपने नीचे जो मोरा होगा, जो वर्टिब्रा होगा, उसके कंपेयर में आगे निकल जाता है। स्पॉन्डिलोसिस थीसिस, इसकी डेफिनेशन होगी कि एंटीरियरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वर्टिब्रा। अगर हम शार्टिका की बात करें तो हम सिर्फ लंबर की बात करेंगे। द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लंबर वर्टिब्रा, any single lumbar vertebra displacement anteriorly या forward with respect to the lower one।
स्पाइनल स्टीनोसिस में क्या होता है, स्पाइनल स्टीनोसिस, स्टीनोसिस मतलब नेरोइंग, इसमें जो स्पाइनल केनॉल है लंबर वर्टिब्रा का वो नेरो कर जाता है एज कम्पेयर टू द, जब वो नेरो कर जाएगा तो इसमें स्पाइनल केनॉल नेरो कर जाएगा तो स्पाइनल केनॉल में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, जब वो गुजरता है तो उसके ऊपर कंप्रेशन आएगी तो अगेन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, ये स्पाइनल है। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम एक्स्ट्रा स्पाइनल में आता है, हम उसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये स्पाइनल से रिलेटेड नहीं है, ये स्पाइन से नीचे है, इसीलिए एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी में आती है, जिसमें प्रीफॉर्मस सिंड्रोम में प्रीफॉर्मस मसल में ट्रिगर पॉइंट जो है बन जाते हैं, या परफॉर्मेंस जो है शॉर्टनड हो जाता है और वो अगेन उसके नीचे नर्व है तो वो उसको कंप्रेस करता है। डायरेक्ट ट्रॉमा टू नर्व, कोई भी चीज़ हो, लेट सपोज कोई गन शॉट इंजरी है, कोई स्टैबिंग इंजरी है, कोई लंबर पैथोलॉजी डायरेक्टली हिट हुआ है तो वो नर्व को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है। और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस अगेन जिस तरह स्पाइनल स्टीनोसिस है, अगर कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हैं उसकी होती है। या प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि चांसेस होते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो जनरेट हो जाए, और अमूमन जो रिपीटेड स्पाइनल की एक्सटेंशन है उसकी वजह से एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है डेवलप हो जाता है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा तो वो भी कॉज कर सकता है बहरहाल। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं अगेन वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो वर्ड मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद कि जो एक्यूरेट डायग्नोसिस वो तो शैटिका है, उससे डिफरेंशिएटिंग क्या है, मतलब अगर दो चीज़ें जिसका बेस्ट मिसाल हमने अभी दो ही पढ़ी, एक लंबर पैथोलॉजी एक प्रीफॉर्मस, दोनों कॉज करते हैं शैटिका की, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंटिंग पॉइंट तो होनी चाहिए ना, लाकि हमें पता चले कि ये बंदा अगर आ रहा है ये शैटिका लंबर पैथोलॉजी, ये शैटिका प्रीफॉर्मस सिंड्रोम, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस उनमें कहेंगे कि दो सिम्टम्स, दो कंडीशन, दो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों में से दो दो चीज़ें दोनों में सेम हो रही है लेकिन कोई ऐसी पॉइंट होगी जो दोनों को डिफरेंशिएट करती हो, उसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सर्दी का बुखार है और एक मलेरिया का बुखार है, दोनों में फीवर होता है, दोनों में ही भले, लेकिन कुछ कुछ अलामा जो है डिफरेंशिएट, जैसे मलेरिया इज कोज बाय एनी मस्कीटो, एनोफिलस मस्कीटो, और जो कोल्ड फीवर है वो अलग जो है वो अलामात सिम्टम वगैरह देगा, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हर चीज़ का होना चाहिए। तो शैटिका का डिफरेंट डायग्नोसिस में प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है, प्रीफॉर्मस सिंड्रोम भी शैटिका कॉज करा था, लंबर पैथोलॉजी भी करा था, लेकिन क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी में, या कोई एसआई जॉइंट पैथोलॉजी। वाई एसआईजी? क्योंकि जो प्रीफॉर्मस है वो सेक्रम से निकलता है, अगर प्रीफॉर्मस शॉर्टन नहीं हुआ, प्रीफॉर्मस ठीक ठाक है, उसमें ट्रिगर पॉइंट नहीं है, लेकिन जहाँ से वो निकलता है उसकी ओरिजिन सेक्रम है, इंसर्शन उसकी ग्रेटर टोफिंटर है, लेकिन अगर अपना सेक्रम ही अफेक्टेड है, एसआई जॉइंट ही अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो प्रीफॉर्मस को शॉर्टन करेगा, अगर वो शॉर्टन करेगा तो अगेन प्रीफॉर्मस शैटिका कॉज करा सकता है। नर्व ट्रमा, डायरेक्ट जो ट्रामा, वो लंबर पैथोलॉजी भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जो है नर्व को, शैटिक नर्व को कोई ट्रामा हो। मेटास्टैटिक डिजीज, कोई चीज़ कहीं से फैलती है आई हो कॉम्प्लिकेशन, या वेस्कुलर प्रॉब्लम, लेट सपोज जो उसकी आर्टरल सप्लाई है प्रीफॉर्मस की, प्रीफॉर्मस मसल की जो आर्टरल सप्लाई अगर उसी में ही जो है वो कोई चीज़ अफेक्ट हो तो वो भी कॉज कर सकती है बेलल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मुराद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कि पेशेंट हमारे पास कैसे अप्रोच करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये शैटिका है और ये प्रीफॉर्मस है, टेस्ट तो होंगी इसकी, लेकिन पेशेंट की शिकायत क्या होंगी, तो पेशेंट की जो शिकायत देगा जैसे ही हम उनसे हिस्ट्री लेंगे तो स्नीजिंग कफिंग में एग्रीविएट द पेन, वो कहेगा कि यार स्नीजिंग और कफिंग से मेरा जो पेन बढ़ता है, तो उससे हमारा माइंड चलता जाएगा कि यार ये इसको शैटिका जो है वो लंबर है या प्रीफॉर्मस है, वो हम आगे मजीद सवाल। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि असेसमेंट का टूल हमारे पास बहुत सारे होने चाहिए। मिसाल के तौर पे एक मैकेनिक होता है, मैकेनिक के पास अगर कोई चीज़ जाती है कि यार इसको खोलो, तो उसके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं, उसको पता होता है कि अगर एक टूल से ना खुली तो मैंने दूसरे से खोल लेना है, दूसरे से हल कर लेना है। तो वी एज अ फिजियो मस्ट हैव अ डिफरेंट असेसमेंट टूल्स फॉर अ प्रॉपर असेसमेंट। एक असेसमेंट से कोई भी एक्यूरेट डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो। डेफिनेटली ही और शी फिजियो हैज़ टू टेक सेवरल सेशंस फॉर अ प्रॉपर असेसमेंट। तो एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ कोई नहीं जाता एक सेशन में, उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही बनाना होता है, हम स्टेप एंड स्टेप जो है वो उसको अचीव करते हैं टारगेट को। पेन इज बेटर इन वॉकिंग एंड लोइंग, इसका लाइन वो कहेगा कि पेन मेरा चलने से ज़्यादा होता है, रेस्ट में भी जो है वो ठीक ठाक है, पेन मेरा चलने में भी ठीक ठाक है, लेकिन सिटिंग मेरे पास ज़्यादा। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही हम प्रीफॉर्मस अगर सिंड्रोम की वजह से शैटिका होती है तो उसकी सिटिंग जो है ना, सिटिंग की वजह से भी कॉज कर सकता है। तो सिटिंग में डेफिनेटली मसल्स शॉर्टन हो जाते हैं, जब वो सिटिंग में शॉर्टन हो जाएंगे तो भी पेन वर्सन हो सकता है, लेकिन जब वो चलेगा और इमोबाइल, जब वो मोबाइल होगा, इमोबाइल नहीं होगा, तो उसके मसल्स एक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे तो वो शॉर्टन नहीं हो सकते, शॉर्टन नहीं होंगे तो आपकी पेन की अलामत जो है वो नहीं दिखेंगी। तो पेशेंट कह सकता है कि चलना जो है वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके सिटिंग के। पेन इज़ वर्स इन सिटिंग और स्टैंडिंग, मिसाल जिस तरह उन्होंने बताया कि पेन बेहतर है वॉकिंग में, सिटिंग में मेरा वर्स है क्योंकि सिटिंग में मसल शॉर्टन हो जाते हैं, या स्टैंडिंग में जब कंप्रेशन की वजह से। इसी लेग पेन इज सीवियर देन बैक,
लेग पेन ज़्यादा है, जिस तरह मैंने बताया प्रीफॉर्मेंस में बटक और लेग पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द बैक, तो ये इंडिकेट करता है कि पेन sciatica जो है वो प्रीफॉर्मेंस से आ रहा है। पेन एंड एक्सटेंशन इज द बेस्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पाइनल स्टीनोसिस। जितने भी स्पाइनल स्टीनोसिस के पेशेंट होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन में पेन है बजाय इसके फ्लेक्शन के। लेकिन अगर आपका बैक पेन हैमस्ट्रिंग शॉर्टनेस की वजह से आ रहा है तो आपको फ्लेक्शन में ज़्यादा पेन होगी, या लंबर पैथोलॉजी से आ रहा है तो आपको फ्लेक्शन में, लेकिन स्पाइनल स्टीनोसिस में आपको एक्सटेंशन में। ये भी हम उनसे कराते हैं कि कमर पे हाथ रख के आप जो है वो पीछे की तरफ जाएं, एक्सटेंशन में जाएं। वेल, पेन इन फ्लेक्शन, जिस तरह मैंने अभी बता मिसाल दिया, इन वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन मतलब वेस्कुलर क्लॉडिकेशन मतलब कोई वेस्कुलर इशू के साथ, या टेंड टू अपेयर सडनली कैन लॉस फॉर अ फ्यू डे, मतलब वो एकदम से उसको जनरेट हुआ, जिसको आम लैंग्वेज में चुक निकल जाना कहते हैं ना। तो वो अगर हम कोई ट्विस्टेड या इम्प्रॉपर पोजीशन में जैसे ही कोई चीज़ उठाते हैं, कोई हैवी लोड हम उठाते हैं जो हमारे रेंज से जो है वो कि कह लें कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें सडनली जो है फैसेट को जो है वो डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से भी पेन जो है वो निकल सकता है। ये कुछ अलामत हैं L4-5 की, इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे? सबसे पहले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन और जो सेकंड है पैल्पेशन में, उसमें फ़र्क ये है कि दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस हम अगर करें तो इंस्पेक्शन में हम हाथ नहीं लगाते, पैल्पेट में हाथ लगाते हैं। तो हर वो चीज़ जो एज अ फिजियो आप बगैर हाथ लगाए फील कर सकते तो वो इंस्पेक्शन में आती है। इंस्पेक्शन में अब आप क्या देखोगे? उसका गेट देखोगे, डेफिनेटली गेट असेस कर सकते हो, उसकी जो चाल है लिंपिंग वगैरह वो असेस कर सकते हो आप, उसकी मसल एट्रोफी आपको दिख सकती है। पैल्पेशन में आपको आपको कलर अगर कोई चेंज है तो वो देख सकते हो। पैल्पेशन में आप उसकी मसल एट्रोफी पैल्पेट करोगे, मसल सिमेट्री देखोगे, बोन सिमेट्री देखोगे कि लेग लेग डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पैल्पेट करोगे। उसके मसल पैल्पेट करोगे, अगर परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो sciatica जनरेट हो रही है तो उसकी परफॉर्मेंस की जो ओरिजिन इंसर्शन है सैक्रल एरिया पे, आप उसको प्रोन में लेटा के डीप उसको पेनिट्रेट करोगे तो वो कंप्लेन करेगा कि मुझे पेन हो रहा है। बहरहाल मोटर एग्जामिनेशन में अब हमें पता है कि L4-5 S1-2-3 है, तो जिन जिन मसल को वो सप्लाई कर रहा है हमने उन मसल का परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल जितने भी हैं उनका कम क्या हिप की एक्सटेंशन, तो वो हिप की एक्सटेंशन हम उनको करके करेंगे या परफॉर्म कराएंगे। अगर वो एक्टिव नहीं कर सकता, अमूमन तो एक्यूट sciatica में वो नहीं कर सकता, तो हम उसको फील करेंगे। प्रीफॉर्मेंस के एरिया में हम उसको पेल्पेट करेंगे कि यार इसको इधर पेन तो नहीं हो रहा, या बेस्ट मिसाल लेटरल रोटेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप। लेटरल रोटेटर में उसको रेजिस्टेड लेटरल रोटेशन कराएंगे, जिसके हम टेस्ट करेंगे, जिसका नाम है फेयर, FAIR, फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह करके डिफरेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, अब नर्व लॉस है तो टेंडन भी रिफ्लेक्सेस भी जाएंगे। और न्यूरल एग्जामिनेशन, जो जो L4-5 और जहाँ जहाँ पे L4 जाए, जिस तरह मीडियल कंपार्टमेंट L4 है, लेटरल L5 है, सोल जो है S1 है, इस तरह करके बैक ऑफ द लेग L2 है, इस तरह करके हम जितने भी जहाँ पे हमें मतलब डर्माटोम, मोटर एग्जामिनेशन मायोटोम, न्यूरल एग्जामिनेशन मतलब डर्माटोम, वो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। या यूनिलेटरल फुट ड्रॉप हम उसको असेस करेंगे। स्पेशल टेस्ट स्टैटिक नर्व में जो आती है, अब डेफिनेटली स्टैटिक नर्व अगर डिस्टर्ब है तो उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो वो पेन कोज करेगी। तो स्टैटिक नर्व का स्ट्रेच टेस्ट हम देखे देंगे और वो फौरी तौर पर कहेगा मुझे पेन हो रहा है, तो वो इंडिकेट करेगा इसकी स्टैटिक नर्व भी डिस्टर्ब, क्योंकि बैक पेन इज नॉट ओनली कॉज्ड ऑलवेज कॉज्ड बाय द sciatica। फीमोरल नर्व स्ट्रेच भी इस सेंस में देंगे कि फीमोरल नर्व जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की है उसका रीज़न, उसको स्ट्रेच देने का मेन रीज़न ये होता है कि जो प्रीफॉर्मस और सॉरी sciatica और जो फीमोरल उनके नर्व रूट सेम है, भले ही वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, लेकिन दोनों के नर्व रूट सेम है। तो हम उसको कंफर्म करने के लिए कि ये लंबर पैथोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, वो हम आगे चल के इसको मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की। स्ट्रेट लेग रेस SLR, जब वो SLR परफॉर्म करेगा तो वो sciatica की, जैसे ही वो SLR स्ट्रेट लेग रेस जो हिप फ्लेक्शन लेके जाएगा, एक्यूट sciatica वाला तो लेके नहीं जाएगा, लेकिन वैसे ही जनरल बता रहा हूँ, अगर क्रॉनिक sciatica है तो ये भी कहा जाता है कि जो 70 डिग्री जो आर्क है हिप फ्लेक्शन का, जो 70 डिग्री है उसके अगर 30 डिग्री 35 डिग्री के अंदर, अगर जैसे ही वो सुपाइन पोजीशन में लेग को रेस करता है, अगर 35 डिग्री के अंदर अगर उसको पेन हो तो वो ड्यूरल पेन कहलाता है, ड्यूरल लेयर का पेन है। अगर 35 से 70 के बीच में आता है तो वो पेन sciatica का कहलाता है। लेट सपोज वो 30 से रेस कर गया और कह गया कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन है मजीद, मैं जो आई कांट, ही और शी अगर ऐसी कंप्लेन करता है कि मैं मजीद नहीं उठा सकता है सकती, तो वो sciatica को इंडिकेट करता है। और अगर 70 से भी एक्सीड कर जाए तो वो SI जॉइंट पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है। तो अगेन हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाएँ। जो लेस्गी टेस्ट है वो भी SLR टेस्ट है, इसकी हम आगे जो है वो पिक्चर शो करेंगे। वैसे ये प्रीफॉर्मस सिंड्रोम और sciatica, अगेन sciatic नर्व स्ट्रेच टेस्ट है जस्ट लाइक SLR, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। ट्राइपॉड साइन भी आगे देखते हैं। और फॉरवर्ड बेंडिंग में मोरा, जब हम उसको
स्टैंडिंग पोजीशन में कहेंगे कि आप आगे की तरफ झुको, तो वो उसमें अगर जिस तरह मैंने बताया था कि एक्सटेंशन स्पाइनल स्टीनोसिस में पेन होती है या फॉरवर्ड फ्लेक्शन, तो अगेन उसमें ड्यूरल और हैम स्ट्रेच जो है वो अगर बैक पेन हैमस्ट्रिंग की वजह से आ रहा है तो ये भी उसमें टेस्ट होती है। सिलम टेस्ट जो है वो सिटिंग पोजीशन में जो है नी एक्सटेंशन के साथ जो है वो आप नेक को भी इन्वॉल्व करते हो, उसकी भी हम डायग्राम आगे देखेंगे। वेल, this was all about the sciatica with respect to the coming from the lumbar pathology, not piriformis। piriformis हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगर डायग्नोस के बाद अगर लंबर पैथोलॉजी का, piriformis की बात नहीं हो रही, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप हर्निएटेड डिस्क sciatica की वजह से मैनेजमेंट आ रही तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म गोल में आप उसका फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से थेरापेटिक मॉडलिटी इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ करके आप उसका पेन कम कर सकते हो डिफरेंट मशीनें लगा के, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज घर के लिए रिकमेंड कर दे सकते हो, आप भी परफॉर्म करोगे। जिस तरह अगर हैम शॉर्ट है तो परफॉर्मेंस स्ट्रोच होगी, एसएलआर हो गई, और ये एक्सरसाइजेज उनको जो है बता सकते हो। और इसमें डेफिनेटली एक्यूट कंडीशन में और भी जिस तरह मॉलिगन की टेक्निक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, SMWM स्पाइनल मोबिलाइजेशन विथ लेग मूवमेंट, और डिफरेंट स्पाइनल मैनिपुलेशन अवे फ्रॉम द पेन जो है वो दी जाती हैं। मैनुअल थेरेपी अप्रोचेज भी हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है वो क्लिनिकली हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट अभी आप भले इसका देख सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अ प्रीफॉर्मस सिंड्रोम, ये उसका इंट्रोडक्शन है। प्रीफॉर्मस सिंड्रोम का हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और अनडायग्नोस्ड कह लें कि इसका इटियोलॉजी अननोन होती है, और दूसरा ये कि ये कंफर्म होता है कि प्रीफॉर्मस की वजह से आ रही है और ये एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी में है। ये उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये मसल है, उसकी ओरिजिन इंसर्शन है, मसल में ओरिजिन। अच्छा, द जो बीटन एंड एंसन ने क्लासिफिकेशन करी थी वो रिलेशनशिप शो किया था मसल का नर्व के साथ, जो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता भी चुका था कि नॉट ऑलवेज ये 4-5 वेरिएशन आती हैं कि अमूमन जो है लाजमी नहीं है कि हमेशा शाटिका नीचे से निकले। ये देखें, ये शाटिका यहाँ से ये अमूमन पाई जाती है, ठीक है, लेकिन समटाइम ये प्रीफॉर्मस को पियर्स करके उसके बीच 2 नर्व रूट निकलते हैं शाटिका के, ये ऊपर से भी आ सकती है, प्रीफॉर्मस के बिल्कुल बीचों बीच आ सकती है, और इस तरह करके दोनों एक ऊपर एक नीचे से और आपस में मिल जाए। तो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस, और ये बीटन एंड एंसन ने क्लासिफिकेशन करी थी, और दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द शार्टिक नर्व एंड द प्रीफॉर्मस मसल। तो पीछे हमने उसकी ओरिजिन इंसर्शन देखी। ओरिजिन उसकी क्या है कि सेक्रम, हम आगे डायग्राम में देखेंगे, सेक्रम से निकलती है, और इंसर्शन उसकी ग्रेटर टोकेंटर है, और फंक्शन उसका लेटरल रोटेटर है। ये उसकी एनाटमी है। एपिडेमोलॉजी जो है वो 5 to 6% ऑफ द कॉजेज ऑफ द शाटिका मेनली लंबर पैथोलॉजी है, लेकिन 5 से 6% जो है वो शाटिका के कॉज में परफॉर्मेंस हो सकती है। 2.4 मिलियंस पर ईयर जो इनके पेशेंट होते हैं। इन द मिडिल एज इनकी रेंज है 38 ईयर्स तक परफॉर्मेंस। द रेशियो ऑफ फीमेल इज 6:1, मतलब फीमेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। आफ्टर दैट इटियोलॉजी अमूमन जो है वो कह लें कि परफॉर्मेंस जो प्राइमरी है, परफॉर्मेंस मसल शॉर्टनिंग है, और वो होता है कि जिस तरह हमने रेशियन देखा, ये एंसन, बीटन और एंसन की क्लासिफिकेशन देखी कि समटाइम मसल स्पिल्ट हो जाता है 2 जगह, या समटाइम नर्व स्पिल्ट हो जाती है, या कोई एनाटॉमिकल इशू। 50% ऑफ द केसेस हैव द प्राइमरी कॉजेज। सेकेंडरी काजेज में एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी में कोई भी चीज़ आ सकती है। लोकल इस्कीमिया होगी, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, कोई मैक्रो ट्रामा, कोई माइक्रो ट्रामा, इस्कीमिक अगेन नर्व आर्टरियल कंप्रेस, या लोकल इस्कीमिया नर्व सप्लाई उसकी ख़त्म हो जाए, या सिटिंग ऑन हार्ड सरफेस, या मेन इशू जो क्लिनिकल है वो ये है कि जो अक्सर लोग, ये एक पब्लिक कह लें कि अवेयरनेस मैसेज भी है कि जो बैक पॉकेट हमारा होता है, स्पेशली मेल में, बैक पॉकेट में आप वॉलेट वगैरह कोई मोटा वाला वॉलेट जो है वो ना रखें, क्योंकि अगर उस पर रख के आप उसके ऊपर बैठ जाते हो तो ग्लूटल कंप्रेशन कैन कॉज द प्रीफॉर्मस कंप्रेशन एंड कैन कॉज द शाटिका, क्योंकि प्रीफॉर्मस के ऊपर फौरी तौर पे मिनिमस और मीडियस और ग्लूटस मैक्सिमस है। तो ग्लूटस मैक्सिमस कंप्रेशन, ग्लूटल मसल कंप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए बैठे, लेकिन एक प्रोलॉन्ग पीरियड, जिस तरह 6-6 घंटे 8-8 घंटे रोज़ के बैठ जाना, तो या बाइकर्स स्पेशली जो हैं वो तो वॉलेट सेफ एंड साइड पे अपने जो है वो बैक पॉकेट पे ना रखें। अब ये इसकी ओरिजिन इंसर्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सैक्रम के एंटीरियर कंपार्टमेंट से निकल के ये ग्रेटर टोकेंटर पे अटैच होता है। ये प्रीफॉर्मेंस मसल है, ये जो हम एक वेरिएशन को देख रहे हैं, ये उसकी इंटरप्टमेंट है कि अगेन इसकी शाटिका की सिम्टम होगी, इसका बटक पेन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द बैक पेन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके थोड़े से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द लंबर पैथोलॉजी। वो ये है कि परसिस्टेंट एंड रेडिएटिंग लेग पेन है, दैट इज़ कॉमन इन द शाटिका, एंड बटक पेन ज़्यादा होगा, नमनेस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द अपना एज़ कम्पेयर टू द बैक पेन। स्वेलिंग होगी लेग्स में, और इसके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है उसमें क्या था कि वॉकिंग उसमें रिलीफ देता है। इसमें एग्रीवेटिंग जो एग्रीवेशन ऑफ पेन है विद एक्टिविटी लाइक प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड वॉकिंग है। तो ये लंबर पैथोलॉजी वाली शाटिका और प्रीफॉर्मस शाटिका, प्रीफॉर्मस की वजह से शाटिका में फ़र्क ये है। पेन कैन लेसन व्हेन द लाइंग, वहाँ पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पेन कैन लेसन व्हेन लाइंग, लेटने से पेन कम हो जाता है। और एक्सटर्नल रोटेशन स्पेशली
इन सुपाइन पोजीशन कैन बी पॉजिटिव साइन। क्यों? क्योंकि प्रीफॉर्मस जो है वो एक्सटर्नल रोटेटर है। इसकी हम आगे देखेंगे प्रीफॉर्मस वाली एक्सटर्नल रोटेशन वाली पॉइंट। फिजिकल एग्जामिनेशन वो हिस्ट्री देगा, बटक पेन उसका ज़्यादा होगा, उसका हम ऑक्यूपेशन पूछते हैं, ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, ग्लूटल उसकी एट्रोफी होगी क्योंकि अगेन कंप्रेशन की वजह से, सैक्रोइलियक जॉइंट टेंडरनेस, वाई सैक्रोइलियक क्योंकि परफॉर्मेंस निकलता ही सैक्रोइलियक से, या शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, या डीप टेंडन रिफ्लेक्स टेंड। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये सारे टेस्ट जो है, वैसे मैं इसके ऊपर एक क्लिनिकली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी मैं डायग्राम पिक्चर्स दिखाता चलूँ। सबसे पहले प्रीफॉर्मेंस पॉजिटिव साइन। अब जैसे ही अगर हमें शक हो कि इसमें जो है प्रीफॉर्मेंस की वजह से जो है वो पेन हो सकता है, तो हम हमने पेशेंट को सुपाइन लेटा के सिंपली कह देना। जैसे हम उनको सिर्फ सिंपली लेटाएंगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे चेक करो तो इसका जो राइट पैर है वो आउटवर्ड जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरफ जा रहा है मतलब ये एक्सटर्नल रोटेशन में जा रहा है ना, तो ये इंडिकेट करता है शॉर्टनिंग ऑफ द प्रीफॉर्मेंस, बिकॉज प्रीफॉर्मेंस इज द एक्सटर्नल रोटेटर। तो जब उसका प्रीफॉर्मेंस शॉर्ट होगा तो उसका ऑटोमेटिकली पैर जो है एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा। अब ये कोई कंफर्म टूल नहीं है, टूल हमारे पास मैंने बताया ऑलरेडी बहुत सारे होने चाहिए, एक टूल के बिहाफ पे हम असेसमेंट नहीं कर सकते, वी नीड मेनी टूल्स फॉर टू रीच अ प्रॉपर डायग्नोसिस। हम एक ही सेशन में डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते, एक्यूरेट डायग्नोसिस तक, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस साथ साथ चलता है। तो जैसे ये एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा तो हमें इंडिकेट होगा यार इसका प्रीफॉर्मेंस शॉर्ट है। तो इन ऑर्डर टू कंफर्म दिस परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइन हम थेरेपिस्ट क्या करेगा, इसको सिर्फ मिड लाइन की तरफ इंटरनल रोटेशन में ले आएगा और वो कहेगा कि इसमें मुझे पेन हो रहा है, और लेकिन सिर्फ राइट में, लेफ्ट वाला ठीक ठाक है। तो हमने लेफ्ट के बराबर लाना है, मतलब जिस तरह ये मिड लाइन में उस तरह हमने राइट को लाना है, तो वो पेन करेगा। और पेन क्यों हुआ, सवाल ये है, पेन इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उसको इंटरनल रोटेशन में लेके आ रहे हैं, और इंटरनल रोटेशन में परफॉर्मेंस स्ट्रेच होता है। तो जैसे ही वो तो शॉर्टनड है, उसमें तो वो उसी में बैठ गया, शॉर्टनड हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, जैसे ही हमने उसको थोड़ा बहुत छेड़ा या स्टिमुलेट किया, स्ट्रेच की तरफ ले गया, तो वो कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है। तो अगर वो पेन होता है तो हम कहेंगे पॉजिटिव परफॉर्मेंस साइन। अगेन एक चीज़ याद रहे कि अगर किसी भी कंडीशन के स्पेशल टेस्ट 5 से 6 हैं, तो कम से कम आधे से ज़ाहिद आपके पॉजिटिव आना चाहिए इन ऑर्डर टू रीच एक्यूरेट डायग्नोसिस। फेयर टेस्ट, फेयर को अगर हम ब्रेक करें, फ्लेक्शन एबडक्शन, फ्लेक्शन एडक्शन, ADD इंटरनल रोटेशन। तो सुपाइन पोजीशन में जैसे ही पेशेंट साइड लाइन में उसको लेटा के हम कहेंगे उसकी हिप को फ्लेक्स करें और एडक्ट करें एंड इंटरनली रोटेट करें, और पेशेंट को अगर उसमें पेन होता है तो अगेन हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फेयर टेस्ट है। पेशेंट इन साइडलाइन पोजीशन विद टेस्टेड हिप ऑन द टॉप, जो अफेक्टेड हिप होगा वो टॉप पे होगा, जिससे इट मीन्स यहाँ पे इसका राइट हमने सस्पेक्ट किया है कि टॉप अफेक्टेड है, और हम उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी हिप को हम फ्लेक्शन में लाएंगे 90 डिग्री ला के हम उसकी एडक्शन करेंगे और उसमें हम इंटरनल रोटेशन परफॉर्म करेंगे और उसको पेन होगा। यहाँ पे ये भी सवाल है कि पेन उसको इसलिए होगा क्योंकि एक चीज़ का ख्याल है, जब सुपाइन पोजीशन में नी आपका एक्सटेंडेड है तो हिप उसका काम जो पीछे प्रीफॉर्मस का काम सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन है, लेकिन नी अपना नी फ्लेक्स ना हो, नी जीरो पे हो और नी एक्सटेंडेड हो और हिप भी आपका जीरो पे हो। लेकिन जैसे ही आप हिप को फ्लेक्स करते हो टिल 90 डिग्री या उससे कम, तो एक एक्सटर्नल प्रीफॉर्मस का एक और काम भी आ जाता है, वो है एबडक्शन। कीप इन माइंड प्रीफॉर्मस इज आल्सो वीक एबडक्टर व्हेन द हिप इज फ्लेक्स, एंड व्हेन हिप इज नॉट फ्लेक्स, नी इज एक्सटेंडेड, द प्रीफॉर्मस इज जस्ट अ एक्सटर्नल रोटेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने उसकी एडक्शन की, क्योंकि वो एबडक्टर है, जैसे ही हमने उसकी एडक्शन की तो हम उसको स्ट्रेच दे रहे हैं अल्टीमेटली, और वो कहेगा कि मुझे इसमें पेन हो रहा है, और अगर पेन होता है तो हम उसे कहेंगे कि दिस इज पॉजिटिव फेयर टेस्ट। लेट्स मूव ऑन द पेस साइन। पेस साइन में भी यही परफॉर्म हो रहा है कि अगर आप देखें ये सुपाइन पोजीशन में भी होती है और सिटिंग में भी होती है। सुपाइन पोजीशन में वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, मतलब एबडक्शन कर रहा है, और सिटिंग में भी एक्सटर्नल रोटेशन, बात वही है। तो अगर हिप फ्लेक्स है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हिप प्रीफॉर्मस का काम क्या होगा, एबडक्शन, और यहाँ पे हम उसको रेजिस्टेड एबडक्शन करा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पेन की शिकायत करेगा। द पेशेंट इन द सिटिंग पोजिशन या सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग द रेजिस्टेड एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। और जैसे ही उसको पेन होता है तो हम उसे पता चल जाएगा कि हम उसके मसल्स को जो है वो स्ट्रेच दे रहे हैं, और पता चल जाएगा कि पेस साइन जो है वो पॉजिटिव है। आफ्टर दैट लेस्गी साइन, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया, इज जस्ट लाइक SLR। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता चलूँ, ये पेनफुल जो आर्क है, अगर शाटिका में 0 से 40 तक अगर उसको पेन होता है तो वो इंडिकेट करता है ड्यूरल साइन को, और 40 से 70, 40 से 70 के दरमियान अगर वो कहता है कि मुझे पेन है तो वो इंडिकेट करता है शाटिक, क्योंकि हम आप शाटिका नर्व को स्ट्रेच दे रहे हैं, और 70 से अगर अबो उसको पेन आता है तो वो इंडिकेट करता है SI जॉइंट पैथोलॉजी। तो लेस्गी साइन में सिर्फ कोई SLR में फ़र्क नहीं है, सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें
जो है वो टाइटनेस फील होती है, वहाँ पे हम एंकल डोर्सिफिलेक्शन ऐड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एसएलआर में एंकल डोर्सिफिलेक्शन नहीं देते, और अगर ये पॉजिटिव है तो इंडिकेट करता है ड्यूरल इन्वॉल्वमेंट को या जो है शैटिक नर्व इम्पिंजमेंट को, मतलब डिस्टर्बेंस को। बीटी टेस्ट इसमें भी हम फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन वही परफॉर्म करें, लेकिन इसमें हम रेजिस्टेंट दे रहे हैं। जो हम सुपाइन और सिटिंग में कर रहे थे, अब हम साइड लाइन में परफॉर्म कर रहे हैं। पेशेंट लाई करता है अनअफेक्टेड साइड पे, अफेक्टेड ऊपर होगा। लिफ्टिंग एंड होल्डिंग द प्रेशर, यहाँ पे सिर्फ ये है कि थेरेपिस्ट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है और पेशेंट जो है वो आउटवर्ड अगेन एब्डक्शन और एक्सटेंशन और एब्डक्शन परफॉर्म कर रहा है, और थेरेपिस्ट जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, और उसको वो पेन अगर आता है तो ये पीटी टेस्ट पॉजिटिव इंडिकेट करता है। अगेन मैनेजमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कह लें कि ट्रीटमेंट जो है विदाउट सर्जरी इज द फिजियोथेरेपी, और शाटिका वन ऑफ दोज कंडीशन इन विच द फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड 70 to 80, या कह लें कि अबव देन 80% इज रिक्वायर्ड इफ ही और शी इफ द पेशेंट डजंट वांट टू गो टुवर्ड द सर्जरी। तो मैनेजमेंट उसकी फिजिकल थेरेपी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिस तरह मैंने बेस्ट मिसाल दिया कि अगर वो ज़्यादातर सिटिंग और ज़्यादातर उसका बैठक का ऑक्यूपेशन है, जिस तरह कॉल सेंटर वाले, ऑपरेटर्स वगैरह वाले, तो वो अपने बैक पॉकेट में जो है वो ना रखें किसको, अपना वॉलेट वगैरह किसी मोटी चीज़ को, ताकि वो ग्लूटल कंप्रेशन ना हो। अगर उसके हैम शॉर्ट है तो कीप हैम स्ट्रेचिंग रेगुलरली। तो ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकती है। फार्मोलॉजिकली शॉर्ट टर्म गोल के लिए एनसेड, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट कोई भी आप खा सकते हो, या परफॉर्मेंस मसल इंजेक्शन सम टाइम लोग लगाते हैं, और अगर वो एक्यूट कंडीशन के साथ आता है तो बिल्कुल जो है वो लोग परफॉर्म करते हैं, या बुटॉक्स इंजेक्शन अगेन फॉर द हाइपरटोनेसिटी, मसल टोन का इंक्रीज हो जाना तो उसको रिड्यूस करता है। वेल, तो ये परफॉर्मेंस रिलीज है। अगर इस पोजीशन में अगर आप देखो तो ये इंटरनल रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उस मसल को स्ट्रेच देके उसने नी जो अपना एल्बो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस मसल पे रखा हुआ है। तो परफॉर्मेंस में ये एक ट्रीटमेंट है और ये असेसमेंट भी है। इस कंडीशन में अगर उसको पेन होता है तो वो कहेगा कि शाटिका जो परफॉर्मेंस से आ रही है, अगर इसमें उसको पेन हो तो। और रिक्लाइनिंग पेगन पोज है, वो बहरहाल एक कंडीशन है, पिजन पोज है, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सिट इन पिजिंग पोज है, नी टू शोल्डर टेस्ट है, ये सारे होम प्रोग्राम है। ये सेल्फ परफॉर्मेंस स्ट्रेच है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें स्ट्रेच किसका आ रहा है, ये भी आप चीज़ देख सकते हो। स्ट्रेच इसमें अपोजिट का आ रहा है, कीप इन माइंड। इसमें दोनों तरफ से आप हाथ डाल सकते हो, घुटने के बाहर से और घुटने के इनसाइड जो है वो ग्लूटल से भी आप पकड़ सकते हो, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। इसने नी से पकड़ा हुआ है, आप हिप को, थाइस को भी पकड़ के स्ट्रेच दे सकते हो, ठीक है। इसमें अगेन आप पोजीशन चेक करोगे तो आपको वही पोजीशन मिलेगी जो कि परफॉर्मेंस को स्ट्रेच करने के लिए होती है। ये सेल्फ परफॉर्मेंस स्ट्रेच है, वही पोजीशन है। आप ये भी सेल्फ ही है बेसिकली, सेल्फ परफॉर्मेंस स्ट्रेच है, लेकिन ये विदाउट यूजिंग द हैंड। और थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द शाटिका, एंड हमने दोनों देख लिए, स्पाइनल पैथोलॉजी एंड एक्स्ट्रा स्पाइनल पैथोलॉजी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नो डाउट आप जो है वो चैनल के नीचे जो वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।